चंचल बाला, हिंदी है चंचल बाला, खेले वो जग के घर घर में, रूप बदलती दक्षिण में, अलग सी है वो उत्तर में। अटखेली करती है नभ के आंगन में, गर पूरब में, सकुचाती सी घूम रही है पश्चिम के अभ्यंतर में। नमस्कार, चमेली कार्यक्रम के एक बहुत ही सुंदर नवीन संस्करण में मैं वर्षा दूरदर्शन यादगिरी की टीम के साथ हमारे सभी दर्शकों श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का कार्यक्रम बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हम हिंदी भाषा की सुंदरता पर विचार विमर्श करने वाले हैं। और आज हम जिस विशेष दिवस को उत्सव रूप में मनाने के लिए इस परिचर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं, वह विशेष दिवस है विश्व हिंदी दिवस। मित्रों, 10 जनवरी को भारत संपूर्ण विश्व के साथ विश्व हिंदी दिवस का उत्सव मनाता है। यह दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि हिंदी केवल घर घर में बोली जाने वाली भाषा या फिल्मों में बोली जाने वाली भाषा नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक भाषा है। विश्व हिंदी दिवस के माध्यम से हम हिंदी की सुंदरता को उत्सव रूप में मनाते हैं। इस दिवस पर हम सम्मान करते हैं उन लोगों का जो हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना सतत निस्वार्थ योगदान दे रहे हैं। ये इन मनीषियों के इस निस्वार्थ योगदान का ही परिणाम है कि आज हिंदी हमारी आज की पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी भी आत्मविश्वास के साथ पढ़ना, सीखना और बोलना चाहती हैं। आज की हमारी परिचर्चा में जो हमारे साथ महोदय सम्मिलित हुए हैं, हम उनका आभार के साथ स्वागत करते हैं। आदरणीय ऋषभ देव शर्मा जी सरकारी विभाग जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो में कार्य कर चुके हैं और सतत हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अपना योगदान दे रहे हैं और समय समय पर अनगिनत कार्यों में हिंदी के लिए ये अपना योगदान देकर आने वाली पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मंजू जी, डॉक्टर मंजू शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंजू शर्मा जी चिरेक स्कूल में हिंदी की विभागाध्यक्ष हैं और आज हम तीनों मिलकर उत्सव मनाएंगे हिंदी के वैश्विक स्वरूप का। पहले हम आपकी ओर चलते हैं और हम आपके साथ निकलते हैं उस यात्रा पर जिसमें विश्व हिंदी दिवस की परिकल्पना की गई। उसका पहला आधारभूत स्तंभ रखा गया कि हिंदी को वैश्विक रूप में समवेत मनाया जाए। हिंदी जन जन की भाषा है, भारत ही नहीं भारत के बाहर की भाषा भी है और इसे विश्व स्तर तक पहुंचने के लिए कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं, सम्मेलन किए जाते हैं। तो 1975 में सबसे पहले 1975 में जी ये एक विश्व हिंदी सम्मेलन की आधारशिला रखी गई और इसके ज़रिए विश्व मंच दिया गया हिंदी को, जो हम ये कह सकते हैं कि नागपुर में 1975 में इसका आयोजन हुआ था और इसमें 30 देशों ने भाग लिया। साथ ही 122 इसके प्रतिनिधि आए और ये हमें लगता है कि ये इस प्रकार का जो आयोजन है ये आगे भी चलता रहा और इसके माध्यम से हिंदी केवल एक जगह की नहीं बल्कि विश्वव्याप्त हो चुकी है। जी, जिस तरह आप बता रही हैं कि पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ उसमें भी इतने सारे देशों की जब प्रतिभागिता रही, तो यह कहीं ना कहीं बताता है कि इस सम्मेलन के पूर्व ही हिंदी अंतर्राष्ट्रीय पटल तक अपनी पहुंच बना चुकी थी, अपनी प्रस्तावना स्थापित कर चुकी थी। क्योंकि उस समय तो आज जैसे सोशल मीडिया है, आप एक क्लिक से कोई भी समाचार दुनिया भर में पहुंचा सकते हो, किसी भी कार्यक्रम की रूपरेखा आप लोगों तक पहुंचा सकते हो, पर वो समय वह नहीं था। उस समय तक इस इतने बड़े सम्मेलन की परिकल्पना करना और इतने देशों की उसमें प्रतिभागिता होना निश्चित ही हिंदी की पूर्व नियोजित जो उसकी पहुंच थी वो हिंदी स्वतंत्रता के पश्चात ही, जैसे एक शिशु होता है कि उसको कुलबुलाहट होती है कि कैसे मैं अपना विकास करूं, स्वतंत्रता के पश्चात ही हिंदी में वो शिशु रूपी कुलबुलाहट आरंभ हो चुकी थी। और 1975 का जो सम्मेलन आप कह रही हैं, तब तक हिंदी अपनी इतनी अच्छी पहचान बना चुकी थी कि वो कार्यक्रम बेहद सफल रहा विश्व हिंदी सम्मेलन का और वो अभी तक चल रहा है। वो जी समय समय पर हिंदी विश्व सम्मेलन होते हैं जी। और हम ये देखेंगे, गर्व की बात है, भारत में तो हुआ ही है, लेकिन जितने भी जो हिंदी भारत के जो सांस्कृतिक लगाव है जिन देशों में, वहाँ पर हिंदी के सम्मेलन हुए हैं और इन सम्मेलनों के माध्यम से यही दर्शाया गया है कि हिंदी
विश्व के हर कोने में पहुँचे और उसका विस्तार बहुत आगे है। खास जी। बात ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी अपनी आधिकारिक जो है स्थान ग्रहण करे, ये भी इसका उद्देश्य रहा है। जी जी सर, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इस विश्व हिंदी दिवस की परिकल्पना में? विश्व हिंदी दिवस तो अपनी जगह ठीक है। जी दरअसल हम एक नहीं, साल भर में भाषा के नाम पर जी 4 कम से कम दिन मनाते हैं। मैं इसे शुरू करूंगा फरवरी से। जी 21 फरवरी को जी विश्व भर में मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यानी जो हमारे झूले पालने की भाषा है, जी जी उसे बचा कर के रखना, उसका संरक्षण, जी एक चीज़। फिर हम सितंबर में 14 सितंबर को प्रायः हिंदी दिवस कह कर के मनाते हैं, लेकिन अधिक उचित होगा कि हम उसे राजभाषा दिवस कहें। भारतीय संविधान में जिस तारीख को भारतीय भाषाओं को, हिंदी सहित समस्त भारतीय भाषाओं को अच्छा किसी न किसी रूप में राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, जी यानी केंद्र की राजभाषा का, आधिकारिक राजभाषा का दर्जा हिंदी को मिला, जी और साथ ही यह प्रावधान किया गया अलग अलग राज्य अपनी अपनी राजभाषाएं चुन सकते हैं। अच्छा तो इस तरह से वह भारतीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की तारीख है। अच्छा सर, और उसे हम एक तरह से प्रशासन के स्तर पर या कहें कि अखिल भारतीय स्तर पर मनाते हैं। जी फिर इधर कुछ वर्षों से दिसंबर में जी 11 दिसंबर को सुब्रमण्य भारती, जी तमिल महाकवि सुब्रमण्य भारती के जन्मदिन पर जी भारतीय भाषा दिवस मनाया जाता है, जिसका लक्ष्य है भारत की विभिन्न भाषाओं के बीच सेतु निर्मित करना। हम जो हिंदी, तमिल या संगम इत्यादि की बात करते हैं, वह उससे संबंधित है। अच्छा इतनी ये जो 3 बातें हैं, मातृभाषा से लेकर के हम राजभाषा और भारतीय भाषाओं के सेतु तक आ गए। तो अब जनवरी में 10 जनवरी जो है वह विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आदरणीय डॉक्टर मंजू शर्मा ने उसकी पृष्ठभूमि बड़ी अच्छी तरह से बताई। मैं उसमें यही जोड़ना चाहता हूँ कि विश्व हिंदी दिवस वास्तव में भारत की सॉफ्ट पावर को दुनिया में प्रोजेक्ट करने का दिन है, जी अपनी भाषा के माध्यम से। यानी यह दिन एक प्रकार से दुनिया को यह कहने का दिन है कि हम आपसे अपनी भाषा में वार्तालाप चाहते हैं। जी हम आपकी भाषाओं का सम्मान करते हैं, आप हमारी भाषा का सम्मान करेंगे। ये एक कथन है, एक सुदृढ़ और कथन है हमारे इसके लिए जो अलग अलग हमारे दूतावास इत्यादि हैं या विदेशों में जहाँ जहाँ भी जो भी इकाइयाँ हैं जी भारत से संबंधित, वहाँ उन सभी स्थानों पर जी विश्व हिंदी का उत्सव मनाया जाता है। जी और जैसा विश्व हिंदी सम्मेलन की बात कही गई, जी 12 विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 से अभी तक मनाए जा चुके हैं। जी और वहाँ ये भी एक ध्यान में रखने की बात है कि 2006 से एक प्रकार से इसे विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाने का एक प्रचलन आरंभ हुआ। जी और ये निश्चित रूप से भारत के सांस्कृतिक जागरण का भी प्रतीक है। बिल्कुल हम सही एक सर। प्रकार से जो उपनिवेशी मानसिकता है उससे बाहर निकलकर पूरी दुनिया के साथ अपनी भाषा में संवाद करें, अपनी अस्मिता की भाषा के रूप में हिंदी को प्रस्तुत करें। जी ये एक चीज़ है। जी। और साथ ही जो यानी दुनिया की एक तरह से बड़ी पंचायतें हैं
जी, बड़े संगठन हैं, उन संगठनों में अब हम अपनी भाषा में बात कर सकें, इसकी शुरुआत एक तरह से यह जो सम्मेलन है उनके संकल्पों में शामिल रही। जी, इसके लिए विश्व हिंदी सचिवालय की मॉरिशस में स्थापना हुई की गई। और साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना वर्धा में की गई। ये दो संस्थाएं ऐसी हैं जो दुनिया भर के हिंदी समझने वाले, बोलने वाले, जानने वाले, हिंदी में लिखने पढ़ने वाले समुदाय जहाँ जहाँ भी हैं, लोग जहाँ जहाँ भी हैं, उन सब को एक सूत्र में जोड़ने के लिए संकल्पित हैं। इतनी सुंदर विश्व हिंदी दिवस की परिकल्पना सर ने रखी है। तो सर, आप जैसे बता रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये हमारा एक कथन है कि हमारी भाषा संवाद की भाषा बन सकती है। हम इसी दिशा में एक बहुत ही आशावादी कदम देखते हैं जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की वैश्विक संचार विभाग की जो प्रमुख हैं, उनके मुंह से जब वो संबोधन आरंभ करती हैं तो नमस्ते दोस्तों के साथ उनका उद्बोधन आरंभ होता है। अभी हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जब नूतन वर्ष अभिनंदन का स्वागत संदेश आता है तो वह अनगिनत भाषाओं में अनुवादित होता है और हिंदी का भी लाइव अनुवाद होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस प्रकार हिंदी को आप कहाँ देखते हैं सर? अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जी, हिंदी की स्थिति इस जानकारी से पुष्ट हो जाती है कि यद्यपि संयुक्त राष्ट्र में अभी तक हिंदी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकृत नहीं है, हुई है। लेकिन संचार के लिए जो अलग अलग कहना चाहिए कि विभाग हैं जी, वे यह महसूस करते हैं कि अगर अपने किसी कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर हमें प्रचारित करना है, जी, दुनिया को अधिकतम संख्या में हम संबोधित करना चाहते हैं, जी, तो हमें हिंदी की आवश्यकता है। बिल्कुल सर। और यही कारण है कि अभी महासचिव गुटेरेस ने जी, जो अपना नए वर्ष का संदेश दिया वह हिंदी और उर्दू में भी साथ साथ उपलब्ध होता है पूरी दुनिया में। मैं यहाँ यह भी कह दूं कि उर्दू भले ही साहित्य की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से एक अलग भाषा हो, जी, लेकिन भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से वह हिंदी की एक शैली है। बिल्कुल सर। और जब हम कहते हैं कि उर्दू हिंदी की एक शैली है, आप 60 करोड़ कह रहे हैं, जिस देश की जनसंख्या लगभग 140-142 करोड़ हो, जी, और उसमें से लगभग आधे या आधे से कुछ कम लोग मातृभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हों, जी, और उनके आधे जी, जो हैं वे द्वितीय भाषा के रूप में उसे जानते हों, अर्थात जी, लगभग 75% लोग हिंदी को प्रथम और द्वितीय भाषा के रूप में भारत में जानते हैं। जी, अब इसमें आप उर्दू को जोड़ लें, जी, इसमें आप उन बोलियों को जो वास्तव में क्षेत्रीय भाषाएं हैं और उन्हें हिंदी की गणना से बाहर रख दिया जाता है, या कि मैथिली को जो कि हमारी अष्टम अनुसूची में एक अलग भाषा बन जाने के कारण जो है इस परिवार से बाहर दिखाई देने लगी है, इन सब को अगर जोड़ लिया जाए और इसके साथ ही जी, अब आप विश्व स्तर पर देखें जी, कि जो हमारा भारतीय यह उपमहाद्वीप है, जी, इसके जितने देश हैं, विशेष रूप से जो सार्क देश हैं, उन सब में हिंदी हमें किसी न किसी रूप में उपलब्ध होती है, प्राप्त होती है। हिंदी जानने समझने वाले प्राप्त होते हैं। आप खाड़ी देशों में जाएं, वहां आपको हिंदी जानने समझने वाले लोग प्राप्त होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, जोर दे करके ये बात कहना चाहता हूं कि हम
या तो आंकड़ों में न फंसे, जी सबसे अच्छा तो यही है। और अगर आंकड़ों में फंसना ही है तो फिर सही आंकड़े तलाशें, और सही आंकड़े आपको तब मिलेंगे जब आप, जैसा मैंने कहा कि भारत भर में लगभग 75% लोग जो हैं वे प्रथम अथवा द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करने वाले हैं, और उसके साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी किसी न किसी रूप में, किसी शैली के रूप में या किसी बोली के रूप में समझी जाती है। जी। और इसके अलावा विश्व भर में जहां जहां भारतवंशी हैं जी। वहां वहां हिंदी है। इन सब की संख्या को जब आप एक साथ जोड़ेंगे जी तो वह 60 करोड़ नहीं, बिल्कुल नहीं होगी 120 सर। करोड़ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हैं सर हम तो आपसे। इसीलिए हम ये कहते हैं, प्रख्यात रिसर्चर हैं डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी, उनकी स्थापना ही यही है जी कि इस समय विश्व भर में हिंदी सर्वाधिक प्रयुक्त भाषा है, नंबर 1 भाषा है। जी लेकिन इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें संख्या का बल दिखा करके अपना स्थान नहीं पाना है, जी हमें अपनी योग्यता से अपना स्थान पाना है। बिल्कुल। और हमारी योग्यता जो है वह विश्व भर में अपनी भाषा में संवाद स्थापित करने में निहित है। जी इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। जी जी सर, विश्व हिंदी दिवस के स्वागत में जो परिचर्चा हमने आयोजित की है, इस परिचर्चा को जारी रखेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मंजू जी, हम आपकी तरफ आते हैं कि जल जब तक एक जगह संचित रहता है, उसका संचयन होता है, तब तक वो कुंड कहलाता है और ताल कहलाता है। पर जब वो अपनी चार दीवारी को तोड़कर बहता है, झरता है, नए नए तटबंधों को छूता है, अपने मार्ग में आने वाली जो भी स्थल हैं उनको अपनी उर्वरता, अपनी उपजाऊपन दे जाता है, बंजर भूमि को हरित कर देता है। और जल का यही गुण हम देखते हैं हिंदी भाषा में, जब वो प्रवासी भारतीयों के माध्यम से हमारे देश से निकलकर विश्व के दूसरे दूसरे देशों में पहुंची है। तो प्रवासी भारतीयों का हिंदी के इस प्रचार प्रसार में आप क्या योगदान देखती हैं? वर्षा जी, आपने बहुत ही खूबसूरती से जल और भाषा का जो मेल किया है, बहुत जी। बढ़िया है। धन्यवाद। और भाषा एक प्रवाह है, जी और भाषा केवल शब्दों में तोली नहीं जा सकती, क्योंकि संस्कृति की जो संबंध है भाषा से बहुत गहरा है। जी और जो प्रवासी भारतीय हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज हम जब विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं या हम विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं, तो इस स्तर पर पहुंचने के लिए दूर दराज में बैठे हुए जो भारतीय, जो प्रवासी हैं, उनका बड़ा योगदान है। क्योंकि उनका नाता केवल भाषा से ही नहीं कि भाई हम हिंदी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। वे जब भी यहाँ गए, हम देखते हैं कि जितने भी गिरमिटिया यहाँ से गए थे, किसी भी परिस्थिति में गए, लेकिन वो अपने साथ अपना साहित्य ले गए, जी वे अपने साथ अपनी संस्कृति ले गए। और जब संस्कृति वहाँ पहुँची है तो भाषा तो वहाँ पर ज़िंदा रहेगी ही। हम मॉरिशस, सूरीनाम, थाईलैंड, बहुत सारे ऐसे देश हैं, त्रिनिदाद की बात यदि हम करें तो वहाँ पर केवल ऐसा नहीं है कि हिंदी जो है हम अपने माता पिता ने हमें दी या हमारे पूर्वजों ने दी इसीलिए हम उसे बोलेंगे, बल्कि जो लगाव है वो इतना गहरा है, जो उनके त्योहारों में वहाँ पर देखा जाता है। वहाँ पर जो है इस संस्कृति का बड़ा उत्सव मनाया जाता है, गीत गाए जाते हैं, लोकगीत है। तो हम ये देखते हैं कि प्रवासी भारतीय जो है वो बहुत अच्छे से हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही मंजू जी आपने। तो सर, हम आपकी ओर आते हैं। जब हम हिंदी को वैश्विक पटल पर एक सांस्कृतिक विरासत, एक वैश्विक भाषाई विरासत का हिस्सा देखते हैं, तो हम साहित्य जैसे क्षेत्र को कैसे अनछुआ छोड़ सकते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हिंदी की सरलता इतनी सुंदर है कि इसकी वैश्विक जो काव्यात्मकता होगी वो हिंदी के प्रचार प्रसार में एक बहुत सुंदर योगदान देगी। तो सर, साहित्य के क्षेत्र को हम छूते हैं आपके साथ। देखिए, साहित्य पर मैं आऊँगा, लेकिन पहले ज़रा सा हम ये देख लें कि जो आप प्रवासी भारतीय लोगों की बात कर रहे हैं जी,
और जो कि हम 10 जनवरी से पहले दिन यानी 9 जनवरी को जी प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। जी, तो प्रवासियों की बड़ी देन है, इसमें कोई दो दो राय राय नहीं है। लेकिन ये जो प्रवासी हैं इनका एक स्तर नहीं है। जी भारत से जी दुनिया भर में प्रवासन प्रव्रजन जो है वह अनेक बार हुआ है। जी आरंभिक कभी- जो सभ्यता की बात जब हम करते हैं, पुरानी सभ्यताओं की, उस समय धार्मिक कारणों से, सांस्कृतिक कारणों से, या कहें कि व्यावसायिक कारणों से जी सर। भारत से लोग बाहर जाते रहे, जी आते रहे, जाते रहे, वहां बसते भी जी। रहे, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। जी इसके बाद एक वह समय आता है विशेष जी जब योजनाबद्ध ढंग से बौद्ध धर्म को लेकर के जी भारत से लोग बाहर गए। बाहर गए प्रसार के लिए। अब जब बौद्ध धर्म गया तो उसके साथ भाषा गई, जी एक तरह से भारत बाहर गया। जी फिर इसके बाद जो है जो ब्रिटिश काल है, अगर हम उसकी बात करें तो अध्ययन के लिए, उच्च अध्ययन के लिए एक और कुछ लोग बाहर गए, जी और दूसरी ओर जैसा कि डॉक्टर मंजू शर्मा ने अभी संकेत किया कि बहुत सारे देशों में भारत से श्रमिकों को ले जाया गया, और ये श्रमिक अपने साथ भारतीय लोक को लेकर के गए। जी सर। और उस लोक को उन्होंने अभी तक वहां बचा करके रखा हुआ है। लोक बचेगा कहां? लोक बचेगा तमाम तरह की जो लोक संस्कृति के लोकाचार हैं उनमें, और इन लोकाचारों की अभिव्यक्ति जिस भाषा समाज में उन्हें रोपा गया है उसमें नहीं, बल्कि उसमें होती है जिस भाषा समाज में आपकी जड़ें हैं। जी तो वो जड़ें चूंकि भारत में हैं, वो जड़ें चूंकि हिंदी में हैं, इसलिए वहां पर वो लोग हिंदी को बचाए हुए हैं। और बल्कि कई बार तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि लगभग 150 वर्ष पहले जिस तरह की हिंदी उनके पूर्वज लेकर के गए थे, वे उसी को बचाए हुए हैं। जब वो भारत आते हैं तो कई बार चौंकते हैं कि ये हिंदी कौन सी है और मेरे पास जो हिंदी है वो कौन सी है। लेकिन एक बहुत बड़ा जो है क्षेत्र ऐसा है दुनिया में जिन्हें आप गिरमिटिया देश या अन्य नामों से जानते हैं, प्रवासी भारतीय जहां हैं, और वो हिंदी का संरक्षण इसलिए किए हुए हैं कि हिंदी में उन्हें हिंदुस्तान और हिंदुत्व दिखाई देता है। बहुत सुंदर बात है सर, बहुत सुंदर बात कही है आपने। इसके बाद आप आ जाइए स्वतंत्रता के बाद। जी स्वतंत्रता के बाद आप देखें कि जो हमारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं, जी हाँ, वो उच्च अध्ययन के लिए विदेशों में गए, वहां बस गए, और अब उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी आ गई है, और उनके सामने एक विशेष संकट भी आ गया है। और वह संकट है कि वो चाहते हैं कि अपनी जड़ों की ओर वापस लौटें। इस दूसरी तीसरी पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए वे कभी मंदिरों में जाते हैं, कभी किन्हीं संगठनों में जाते हैं, कभी कहीं कवि सम्मेलन कराते हैं, कभी कहीं सांस्कृतिक जो चर्चाएं हैं वह रखते हैं, उन्हें संस्कृत पढ़ाते हैं, उन्हें तमिल पढ़ाते हैं, उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, और ये सारा काम छुट्टी के दिनों में करते हैं। क्यों? संस्कृति की खातिर, भारतीयता की खातिर। भले ही आप किसी भी देश में जाकर के बस गए हों, तो यह जो द्वंद्व है मूल देश का और जिस देश में आप जाकर के बसे हैं उस देश का, इसे द्वंद्व के बजाय इसे एक युग्म में बदलने का काम जो है वह भाषा के माध्यम से
किया जा सकता है। इसलिए ये सारे ही जो प्रवासी भारतीयों के स्तर हैं वे इस मूल भाषा को यानी अपने मूल देश की भाषा को अपने साथ जोड़कर रखना चाहते हैं और जोड़कर रखे हुए हैं। अब रही बात साहित्य की, जब हम विदेशों की बात कर रहे हैं तो ये जो तमाम हिंदी जानने वाले या हिंदी मूल से आए हुए जो प्रवासी भारतीय हैं जी, वे गिरमिटिया देशों में भी और दूसरे देशों में भी, चाहे वो अमेरिका है, चाहे कनाडा है, चाहे जर्मनी इत्यादि हैं, रूस है, जापान है, जहां भी श्रमिकों के अतिरिक्त दूसरे कार्यों के रूप में जो है कार्यों को करने के लिए विशेषज्ञों के रूप में भारतीय हैं, वे अपने अपने स्तर पर सृजन में लगे हुए हैं। तो एक तो ये सृजन वाला पक्ष है जी, और दूसरा है जैसा मैंने कहा कि चूंकि अपनी जड़ों से जुड़ने की इच्छा है इसलिए वे भारत के और विशेष रूप से हिंदी के साहित्य को पढ़ते हैं जी। और इसके लिए एक प्रकार से जो हमारे शलाका पुरुष हैं साहित्य के, चाहे तो वो भक्ति साहित्य हो जी, तुलसी जीवित है बाहर भी, केवल भारत में नहीं जी, सूर जीवित हैं बाहर भी, मीरा जीवित हैं बाहर भी, कबीर जीवित हैं बाहर भी जी। हमें प्रमाण मिलते हैं कि प्रेमचंद अत्यंत लोकप्रिय हैं और प्रेमचंद के बाद का जो साहित्य है उसमें चाहे अज्ञेय हो या कि जो इधर अनुवाद के माध्यम से जो है प्रचार प्रसार भारतीय साहित्य को और हिंदी साहित्य को विदेशों में प्राप्त हो रहा है जी, उससे यह बात समझ में आती है कि हिंदी को चाहने वाला, हिंदी मतलब हिंदी साहित्य को चाहने वाला एक बहुत बड़ा जो समाज है, समुदाय है, वह विदेशों में बसता है जी। और इसी का एक पक्ष जो है वह फिल्म तक से जुड़ता है। तो मंजू जी, फिल्मों का जब जिक्र छिड़ा है तो हम आपके पास आते हैं, हम आते हैं मनोरंजन की ओर कि भाषा किस तरह मनोरंजन के माध्यम से मन में घर करती है। आज हम कितने ही गीत सुन ले, लेकिन बचपन में जो हमने दूरदर्शन पे एक चिड़िया अनेक चिड़िया या फिर मिले सुर मेरा तुम्हारा ऐसे गीत सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदी हमारे रोम रोम में एक अजब सा अनुभव देती है, एक जो गूज बम्स जिसे हम गुदगुदाहट कहते हैं। तो हिंदी को मनोरंजन के साथ, फिल्मों के साथ या कह लीजिए आजकल जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब के साथ जोड़कर आप हिंदी की प्रचार प्रसारिता को कहाँ देखती हैं? देखिए, जब बात मनोरंजन की है आपने, तो मनोरंजन एक सुखद क्षण होता है जी, और वो जो खुशी है या जो एहसास है वो आपको अपनी भाषा में ही ज़्यादा गहराता है जी। और यदि हम देखें कि मनोरंजन का सबसे बड़ा और सशक्त माध्यम तो हम फिल्मों को लेते हैं। आज अलग बात है कि बहुत सारे और भी कई तरीके आए हैं, जैसे आपने OTT की बात की। फिल्में जो हैं उसके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से और बहुत प्रभावी ढंग से हुआ है जी, क्योंकि हम देखते हैं कि विदेशों में हम भले ही उन्हें हिंदी आए या ना आए, गहराई से और शुद्धता की बात अगर हम थोड़ी छोड़ दें, लेकिन हिंदी की फिल्में बहुत रुचि से देखी जाती हैं, हिंदी के गाने सुने जाते हैं। यहाँ तक कि हमें सुनने में आता है कि जब कोई भारतीय यहाँ से वहाँ जाता है और मान लीजिए कि कोई ख़रीदारी करने गया, कहीं गया, तो उसे उन्हें देखकर हिंदी के गाने सुनाए जाते हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि हिंदी हमारी पहचान है जी। और OTT की बात करें तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आज के तकनीकी विकास के इस युग में मिला है हिंदी को। जो वेब सीरीज़ जो होती हैं वो आज एक क्षेत्र विशेष से नहीं बल्कि दुनिया के, फिर से मैं कहना चाहूँगी कि हर क्षेत्र में, हर जगह पर पहुँच चुकी है और लोग बड़े ही रुचि के साथ उसे देखते हैं, पसंद करते हैं। बहुत बहुत सही कहा आपने। फिल्में एक बहुत सशक्त माध्यम है। उद्देश्य के साथ बनाई गई हर फिल्म कहीं ना कहीं किसी न किसी को प्रेरित करती है और सही देखा जाए
तो उद्देश्य होना भी ऐसा चाहिए जो कहीं ना कहीं सामाजिक जो विकास है उसमें अपना योगदान दे, विकास में योगदान दे। क्योंकि फिल्में आजकल ऐसे हो गया है कि मनोरंजन तक ही सीमित हो गई हैं। हम आजकल देखते हैं बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, लोग उस दिशा में भी कार्य कर रहे हैं कि उनकी जो सृजनात्मकता है वो एक आशावादी विचारधारा की तरफ जाए। बहुत सही बात कही आपने कि फिल्में एक सशक्त माध्यम है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। तो सर हिंदी के लिए कहते हैं कि अपने दायित्वों को समझे वो परिपक्व अवस्था में, अपने दायित्वों को समझे वो परिपक्व अवस्था में, और दे सहयोग अपना वो शासन और व्यवस्था में। मुस्काती है वो प्रधान सेवक के भी हस्ताक्षर में, और हिंदी है चंचल बाला खेले वो जग के घर घर में। विश्व हिंदी दिवस के स्वागत में जो परिचर्चा हमने आयोजित की है, इस परिचर्चा को जारी रखेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो आगे जो हमारी ये जो रुझान हम देख रहे हैं, सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी का रुझान, या आप कह लीजिए जो कथन हमने दिया है कि हम सशक्त हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदी के प्रचार प्रसार में, चाहे तकनीकी दिशा में हो, प्रशासनिक दिशा में हो, या अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की दिशा में है, उसमें एक आशावादी पथ की ओर अग्रसर होने के लिए और क्या उपाय आप अपनी तरफ से सुझाते हैं सर? उपायों की बात भी आएगी जी लेकिन पहले थोड़ा सा इस विषय पर विचार कर लें जी कि हम जो विश्व भाषा कह रहे हैं, जी विश्व भाषा की कसौटियाँ क्या होती हैं? विश्व भाषा की कसौटी मात्र संख्या नहीं है। जी अगर आपने वो संख्या बताया। किसी एक पॉकेट में एक जगह बैठी रहे तो आप तो उसकी आप विश्व गणना भाषा कर नहीं बन सकते हो। सकते। जी अब विश्व भाषा होने के लिए किसी भाषा को जो है अपसरणशील होना चाहिए, अपने केंद्र से बाहर की ओर फैलने वाली। चाहिए। वे भाषाएं दुनिया भर में फैलती हैं जो अपने केंद्र को छोड़कर बाहर निकलती हैं, अर्थात जिनके जानने बोलने समझने वाले मातृभाषा की तुलना में द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोक्ता अधिक होते हैं। चीन के साथ आप मंदारिन की बात करते हैं, मंदारिन को आप देखें तो आप आंकड़ों से समझेंगे कि मंदारिन जो है वह प्रथम भाषा के रूप में उसकी संख्या बहुत बड़ी है। अच्छा, बड़ा देश है, बड़ी संख्या है, बिल्कुल। लेकिन अन्य देशों में द्वितीय भाषा के रूप में उसकी संख्या कम हो जाती है। समझे सर, आपका अर्थ हम समझे। अंग्रेजी का प्रसार क्या है? अंग्रेजी का प्रसार यह है कि वो दुनिया भर में अन्य भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में, L2 के रूप में, जी L1 ही नहीं L2 के रूप में अधिक प्रचलित है। जी तो हिंदी के साथ भी यही स्थिति है जी कि जब हम विश्व भाषा हिंदी होने का दावा कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हम किसी क्षेत्र विशेष या भूगोल विशेष तक बंधी हुई भाषा नहीं है। हम अक्षेत्रीय भाषा हैं। जी हम क्षेत्र का अतिक्रमण करने में समर्थ भाषा हैं, और क्षेत्र का अतिक्रमण करने में वही भाषाएं समर्थ होती हैं जो लचीली होती हैं। आहा, कितना सुंदर शब्द, कितने अच्छे स्थान पर प्रयोग किया आप है जो आपने। हैं अगर रिजिड रहेंगे जी तो आप, जैसा आपने आरंभ में कहा कि बंधा हुआ जल हो जाएंगे, जी लेकिन अगर प्रवाह होगा तो प्रवाह तभी संभव है, ये भाषा बहता नीर वाली स्थिति तभी संभव है जब आप जिसे कहते हैं कि साहब कितने कितने कोस पे पानी और पानी दोनों बदल जाते हैं। जी तो यह जो लचीलापन है, अर्थात सब कुछ को ग्रहण करना, सब भाषाओं से ग्रहण करना, सबके साथ में आत्मीयता स्थापित करना, ये एक बड़ी ताकत है हिंदी की। जी और इसी के कारण अब हम आते हैं उस कसौटी पर कि जो विश्व भाषा की पहली कसौटी है, और यहीं से उन प्रयासों और इत्यादि की बात भी आएगी, सुझावों की भी, जी कि पहली चीज है कि ग्लोब के कितने हिस्से को आप अपनी भाषा में आवृत्त कर सकते हैं।
आप हिंदी के माध्यम से इस दुनिया के कितने हिस्से की यात्रा कर सकते हैं। वह कब संभव होगा? जब दुनिया के उन देशों में हिंदी के लोग होंगे, हिंदी जानने वाले लोग होंगे। जी। तो एक तो ये कि भारत से गए हुए लोग हैं, दूसरे वो लोग भी हैं जो वहां रहकर हिंदी सीखते हैं। जो हम बात कर रहे हैं कि विभिन्न दूतावासों की, उसके साथ साथ एक चीज है जो ICCR के माध्यम से विभिन्न देशों में हिंदी की पीठें स्थापित की गई हैं। वे हिंदी भाषा को और साहित्य को वहां सिखाने और लोकप्रिय बनाने की जिम्मेदारी निभा रहे। उनके ऊपर यह जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि वे भारत के सारे उत्सवों को, त्योहारों को वहां मनाएं, क्योंकि जब वो ऐसा करेंगे तो उसके साथ साथ भाषा को प्रसार प्राप्त होगा। जी। तो पहली कसौटी जो है वह है कि आप दुनिया के कितने हिस्से की यात्रा अपनी भाषा के अर्थात हिंदी के माध्यम से कर सकते हैं। अभी हम यह कहने की स्थिति में नहीं है कि हम सारी दुनिया की यात्रा केवल हिंदी के माध्यम से कर सकते हैं, तो हमें ऐसी स्थितियां पैदा करनी होंगी। हम कह रहे हैं कि साहब हमें जो है यथाशीघ्र विकसित देशों की पंक्ति में खड़े होना है। बिल्कुल। विकसित भारत का अर्थ है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है दुनिया की एक अत्यंत सुदृढ़ अर्थव्यवस्था वाला भारत। अर्थव्यवस्था संबंधी गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, व्यावसायिक गतिविधियां हैं, बजट से संबंधित चीजें हैं, IMF है, वहां सब जगह हिंदी है। यदि नहीं है तो होनी चाहिए। इसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा एक देश के रूप में। और जब मैं देश कहता हूं तो मैं जनता की बात भी कह रहा हूं और मैं शासन की और सरकार की बात भी कह रहा हूं। फिर तीसरी जो कसौटी है वह है जिसकी अभी आपने प्रकारांतर से चर्चा कर ही ली है, आपने फिल्म का उल्लेख किया। फिल्म एक हिस्सा है जी कम्युनिकेशन का। आज के समय में हम कहते हैं साहब संचार ही शक्ति है। बिल्कुल। जिसे आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, वह संचार के पंखों पर चढ़कर के ही पूरी दुनिया में पहुंचा है। जी। तो ग्लोबलाइजेशन एक तरफ अर्थव्यवस्था का ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन यह अर्थव्यवस्था का जो ग्लोबलाइजेशन है वह संभव होता है संवाद के ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल सर। और ये जो संवाद और संचार है, इसका हिस्सा फिल्म भी है, इसका हिस्सा इंटरनेट भी है, इसका हिस्सा सोशल मीडिया भी है, और इसका हिस्सा आपके कंप्यूटर पर, आपके मोबाइल पर जो भी नए ऐप्स आते हैं जी, उनके लिए उनके निर्माताओं के ऊपर यह दबाव होना चाहिए कि उसमें पहले से हिंदी का विकल्प उपलब्ध हो। जी। हाँ, तो ये जो है, जो संचार वाला जो पक्ष है, उसमें मैं फिर से दोहरा दूं कि सोशल मीडिया भी है, उसमें प्रिंट मीडिया भी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, उसमें आपका फिल्म भी है, तमाम इंटरनेट और उससे जुड़ी हुई दूसरी चीज़ें भी हैं। इसके साथ साथ साहित्य की विविध विधाएं भी संचार का ही तो हिस्सा है। बिल्कुल। साहित्य अंततः है या मूलतः है संचार ही तो है, संवाद ही तो है। बिल्कुल। तो देखना हमें ये होगा कि हमारी भाषा इस संचार वाले पहलू में दुनिया भर को किस तरह संबोधित करती है, और यहीं अनुवाद की भूमिका आ जाती है। जी जी। फिर जो चौथा पक्ष है, ज्ञान विज्ञान और विमर्श की भाषा के रूप में क्या आपकी भाषा समर्थ है? हाँ, मेरी भाषा समर्थ है, लेकिन मेरी भाषा के प्रयोक्ता अभी तक भी उपनिवेशवादी मानसिकता से मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए सकुचाते हैं। अन्यथा दुनिया के किसी भी विषय पर हम किसी भी स्तर का शोध या किसी भी प्रकार की संगोष्ठियां करने में
हिंदी में पूर्णतः समर्थ हैं। हमारे पास इतनी पारिभाषिक शब्दावली है, इतनी भाषिक संपदा है कि हमें किसी भी दूसरी भाषा की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। और फिर अब तो जो तकनीकी डिजिटल जो बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं, आपको ध्यान होगा कि साहब कुंभ मेला में, महाकुंभ में जो है इस बार एक टूल्स की सहायता ली गई, या कि भाषिणी जो है उसका प्रयोग करके एक साथ आप अनेक भाषाओं में अनुवाद प्राप्त कर सकते हैं। जी। आप देखें कि अभी जो हमारा भारतीय संसद का पिछले दिनों ही जो सत्र संपन्न हुआ, उसमें 160 जो है भाषण अलग अलग भारतीय भाषाओं में दिए गए, और वे रियल टाइम में हर व्यक्ति ने अपनी भाषा में सुने। जी। तो यह जो विशेषता प्राप्त हो गई है हमें एआई की, तो जो डिजिटल युग में हम जी रहे हैं, जो हमारे पास एआई की सुविधाएं आ रही हैं, इन सबको हमें जोड़ना होगा हिंदी के साथ। जी। आज हिंदी में जितना सर्च किया जा रहा है, उसका अगर डेटा आपके सामने हो तो पता चलेगा कि यह एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है एआई के आने से। अब हम सारे काम हिंदी में कर पा रहे हैं। थोड़ा सा वो जो रोमनाइजेशन वगैरह वाली समस्या है, इंग्लिश वाली, वो बीच में रहती है, उसे भी दूर किया जा सकता है अगर हम इस प्रकार के विकल्प अपने टूल्स में दें कि सीधे आप बोलें और वो देवनागरी में आपके सामने आ जाए। आ भी रहा है। तो ये सुविधाएं हैं। तो ज्ञान विज्ञान और विमर्श का क्षेत्र जो है, ये चौथा क्षेत्र है। और पांचवा और अत्यंत प्रबल क्षेत्र जो है, जिसे मैं संयुक्त राष्ट्र में हिंदी की स्थापना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, वह है कूटनीति के लिए हिंदी का प्रयोग। मेरे देश के केवल प्रधानमंत्री ही विदेश जाने पर या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाने पर हिंदी में क्यों बोलते हैं? हर किसी को हिंदी में बोलना चाहिए। हम दुनिया से, पहला मैंने शुरू में ही कहा कि अब हम विकसित देश होने जा रहे हैं। हम दुनिया से कह सकते हैं कि भाई हम अपनी भाषा में बात करेंगे, आप हमारी भाषा सीखो। दुनिया तैयार बैठी है हमारी भाषा सीखने को, क्योंकि हमारी भाषा बहुत सरल है। लेकिन समस्या क्या है कि हम स्वयं इतने अधिक विनम्र हैं, हम सोचते हैं कहीं सामने वाले को असुविधा ना हो जाए, हम उसकी भाषा में स्विच ओवर कर देते हैं। नहीं, अब हमें एसर्ट करना होगा अपनी भाषा के लिए। मैं अपनी भाषा में बात करूंगा, भारतीय भाषा में बात करूंगा, और आप रियल टाइम में, अब सारी सुविधाएं हैं, आप रियल टाइम में उसे अपनी भाषा में सुन सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहे हो तो आपके पास ऐसे ऐप्स हैं कि रियल टाइम में आप अपनी भाषा में बोलें, वो अपनी भाषा में बोलें, और आप दोनों संवाद कर पाएं। तो ये जो बहुत बड़ी क्रांति एआई के कारण आज के समय में हुई है, आज 21वीं शताब्दी के इस तीसरे दशक के बीच में जब हम खड़े हुए हैं, तो हम महसूस करते हैं कि इन पांचों पैरामीटर्स पर हिंदी अत्यंत प्रबल दावेदार है विश्व भाषा होने की। विश्व हिंदी दिवस के स्वागत में जो परिचर्चा हमने आयोजित की है, इस परिचर्चा को जारी रखेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तरुणाई में झूम उठे हैं कवि गोष्ठी सम्मेलन में, कभी प्रेम के आवेदन में, कभी विरह संबोधन में। शब्द कलश है मधु, मधुर संचित है आखर आखर में, और हिंदी है चंचल बाला, खेले वो जग के घर घर में। तो मंजू जी, क्योंकि आप शिक्षा विभाग से जुड़ी हैं, बच्चों को शिक्षित करती हैं, हिंदी की विभागाध्यक्ष हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार में किस मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए? क्या आपकी राय है? जी, शिक्षा एक आधारशिला है
सीखने और सिखाने की, तो हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय भाषा के रूप में, तृतीय भाषा के रूप में हिंदी सिखाई जाती है, सीखी जाती है। भारत की तो बात है ही है, विदेशों में भी अगर हम लें तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो हिंदी के प्रचार और प्रसार का कार्य कर रही हैं। जब बालक अपने बचपन में ही बच्चे जो सीखते हैं जी। उसे वे कहीं ना कहीं आगे तक ले जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि द्वितीय भाषा हो या तृतीय भाषा हो, यानी कि कम्युनिकेशन की भाषा हो हिंदी। और हम देखते हैं कि केवल शिक्षा विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बाहर भी हम ये देखें कि बहुत सारे ऐप्स के द्वारा, जैसे अभी सर कह रहे थे, इतने सारे, क्योंकि हिंदी जो है कि वैज्ञानिक भाषा है, इसे बोल सुनकर सहजता से सीखा जा सकता है। और कई देश ऐसे हैं जहाँ पर द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में सीखी और सिखाई जाती है। अगर हम बात विद्यालय परिसर से बाहर निकलें तो बहुत सारे ऐसे देशों में रेडियो पर जो हिंदी बोली जाती है, सुनी जाती है, दूरदर्शन पर सुनी जाती है, उससे भी भाषा जो है हिंदी का सीखना सिखाना संभव है जी। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इस हिंदी को केवल ये न सोचें कि केवल ये अंकों तक सीमित है और इसे मुझे परीक्षा पास करनी है। ये हमारे बहुत बड़ा इसका फलक है जहाँ पर हम इसमें संप्रेषण कर सकें। इसीलिए पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, हम कहें कि फिल्मों के माध्यम से हिंदी को सीखा और सिखाया जाना चाहिए। जा सकता है। सर, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? जब हम विश्व भाषा के रूप में हिंदी की बात कर रहे हैं जी, तो यह हम नहीं भूल सकते कि पहले हमें उसे अपने यहाँ राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में जो उसकी भूमिका है, राष्ट्रभाषा के रूप में जो उसकी भूमिका है, उसको और अधिक पुख्ता करना होगा। जी। चूँकि अगर हमारे यानी जिसे कहें कि पैरों के नीचे ही ज़मीन नहीं होगी तो हम आसमान में उड़ने की बातें कहाँ से करें? कैसे हम जो है लॉन्च पैड जो है वो तो मजबूत होना चाहिए ना। बिल्कुल सर। तभी तो आप जो है ऊपर उछल सकेंगे। इसके अलावा मैं कहना ये चाहता हूँ 4 बातें अंत में, कि एक तो यह कि हिंदी को आज तकनीकी संप्रभुता हासिल करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें जो हमारा भाषिणी वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें विभिन्न प्रकार से विभिन्न विषयों पर विभिन्न बोलियों वाले जो लोग हैं देश भर में, वे अपना वॉइस डेटा दान करें। जी। हाँ, जी। एक बड़ा भारी बैंक हमारे पास जो है डेटा का ऐसा हो कि जिसमें हिंदी के बोलने के अलग अलग स्टाइल्स जो हैं वे सब एकत्र हों, तो हमें आगे रिसर्च करने में और डेवलप करने में चीज़ों को बहुत सुविधा होगी। जी। अभी कई बार होता है ना कि साहब हम कुछ कह रहे हैं और वो ठीक से समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे हमारी जो टोन है उसकी पहचान नहीं है। जी। तो इसलिए हमें ये जो एक डेटा है भाषिणी पर इसे अधिक से अधिक संकलित करने की आवश्यकता है, वॉइस डेटा संग्रहण जिसे मैं कह रहा हूँ। दूसरी चीज़, जो लिप्यंतरण टूल्स हैं वो बहुत पॉपुलर किए जाने चाहिए और बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे हर एपरेटस में जो होने चाहिए। जी। दूसरी चीज़ है कि शिक्षा का हमें हाइब्रिड मॉडल लेना पड़ेगा, यानी कि हम भले ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा कह कर के अंग्रेज़ी में लिखना पढ़ना कुछ कर रहे हों, लेकिन समझने की भाषा के रूप में हमें मातृभाषाओं को अपनाना पड़ेगा। आप देखें बिहार में कोई एक ऐसे अध्यापक हैं, विद्वान मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कि वो जो है विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कराते हैं, लेकिन समझाते सब कुछ उनकी अपनी मातृभाषा में है, हिंदी में समझाते हैं। हाँ? और आप देखें कि देश भर में जो है उनके इतने फॉलोअर्स हैं और विद्यार्थी हैं जिसकी गणना नहीं की जा सकती। जी। और यानी कहने का अभिप्राय यह है कि हिंदी जो है वह तकनीकी रूप के साथ साथ जो उसका लचीला स्वरूप है, मिश्रण वाला, वह स्वरूप भी हमें स्वीकार करके चलना पड़ेगा। इसके लिए जो स्किल इंडिया मिशन है
उसके तहत हिंदी अनुवाद, कंटेंट राइटिंग और डेटा एनोटेशन इत्यादि जो हैं रोजगार के नए नए क्षेत्र हमारे सामने हैं, उनका दोहन करने की आवश्यकता है। तीसरी चीज जो है वह है, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि भाषाई कूटनीति और डायस्पोरा का पूरी तरह से दोहन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो हमारी ताकत दुनिया भर में, जो हमारी सॉफ्ट पावर जो है, वह जिसके माध्यम से प्रसारित हो सकती है, वह हमारा डायस्पोरा है जी। वह हमारा प्रवासी समुदाय है। तो इस प्रवासी समुदाय को जो है इसकी सांस्कृतिक चेतना को जगाए रखने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ योग, आयुर्वेद और भारतीय सिनेमा के साथ हिंदी का एक सांस्कृतिक पैकेज दुनिया को देने की आवश्यकता है जी। और जैसा मैंने कहा शुरू में भी कि ICCR जो है उसकी पीठें भारतीय त्योहार मनाने की एक पहल करें, या चल रहा है, उसे और अधिक सघन किया जाए। और इसके साथ साथ ही संयुक्त राष्ट्र में बहुभाषावाद का हमने प्रस्ताव तो स्वीकार करा लिया, लेकिन एक ऐसी लॉबिंग की आवश्यकता है कि जो थर्ड वर्ल्ड जिसे आप कहते हैं, या जिसे आप ग्लोबल साउथ कहते हैं, उसकी भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र में समर्थन प्राप्त हो। और जब ऐसा होगा तो हिंदी उनका नेतृत्व करेगी जी। और अंतिम और चौथी चीज है कि हमें हिंदी की बात करते समय आज के समय में बाजार संचालित दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपका हिंदी का एक विज्ञापन केवल भारत नहीं बल्कि दुनिया भर में जहां जहां हिंदी समझने वाले लोग हैं उन तक आपके प्रोडक्ट को पहुंचाता है जी। तो ये जो ताकत है भारत की बाजार के रूप में एक बड़ी ताकत, इस ताकत का इस्तेमाल भी हमें हिंदी के लिए करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, इतना अच्छी परिचर्चा आज हमारी हुई है विश्व हिंदी दिवस पर, और जो सरकार हमारी कदम उठा रही है हिंदी के प्रचार प्रसार में, और हम देखते हैं कि सेना में भी सर हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत विकास हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में जी जो है सबसे पहले हिंदी दिवस जो है वह सेना में ही मनाना शुरू किया गया था जी। सर, हम तो सेना के लिए तो ये मुक्तक कहेंगे कि देशभक्ति का गीत कोई हिंदी में जब जब लिखता है, वाक्य वाक्य में साहस भारत की सेना का दिखता है, और जल में हिंदी, थल पर हिंदी, हिंदी रही समंदर में, हिंदी है चंचल बाला, खेले वो जग के घर घर में। तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार आप दोनों का कि हमारी इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए आप दोनों ने समय निकाला है। आप दोनों हमारे स्टूडियो तक पधारे हैं और बहुत सारे दृष्टिकोण, हम आपके आभारी हैं सर कि बहुत सारे दृष्टिकोणों में आपने परिवर्तन जो सुझाव दिए हैं परिवर्तन के, वो निश्चित ही समय देकर उन पर विचार करना चाहिए हमें कि बहुत सारी चीज़ों को हम बस अपनाते जा रहे हैं, उनको अपनाने का जो पीछे का सिद्धांत है उसका, उस पर रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ों का आकलन बहुत ज़रूरी है। तो विश्व हिंदी दिवस के लिए आयोजित इस परिचर्चा का एक सुखद समापन करते हुए डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा जी और डॉक्टर मंजू शर्मा जी का दूरदर्शन की टीम की तरफ से हार्दिक आभार करते हुए आप दोनों का धन्यवाद है सर। धन्यवाद। और चमेली कार्यक्रम के एक नए संस्करण में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।